मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वो लक्ष्य में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। ये इंजीनियरिंग मैथ का टॉपिक है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। ठीक है, इंजीनियरिंग मैथ सेकंड सेमेस्टर में ग्रुप 1 को पढ़ना है, ग्रुप 1 को पढ़ना है और फर्स्ट सेमेस्टर में ग्रुप 2 को पढ़ना है। तो अपना ग्रुप देख लीजिएगा। ऐसे सब्जेक्ट का नाम है इंजीनियरिंग मैथ और उसमें मेरा टॉपिक है एनएमसीटी। एनएमसीटी में 2 चैप्टर पढ़ने थे। एक चैप्टर का वीडियो ऑलरेडी जा चुका है आपके पास और दूसरा चैप्टर जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ उसका चैप्टर का नाम देख लीजिए, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। करेक्ट। हम लोग आज इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। थोड़ा बड़ा है, 4 या 5 वीडियोज़ लग जाएंगे इसके लिए। आप धीरे धीरे आराम से वीडियोज़ को देखिए, समझिए और अगर किसी तरह की कोई परेशानी होती है आप हमको पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलते हैं तो इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला इस क्वेश्चन को देखने, इस टॉपिक को देखने के बाद आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि टॉपिक का मतलब क्या होता है। तो आप देखिए, सॉल्यूशन लिखा है। सॉल्यूशन का मतलब होता है हल, मतलब आंसर निकालना, वैल्यू निकालना। और साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है। यदि मेरे को साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल जाए और उस इक्वेशन को हल कर दूं तो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। यही तो करना है। तो पहले हम लोग को ये जानना होगा कि साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है। यदि हम लोगों को साइमल्टेनियस इक्वेशन के बारे में जानकारी हो गई तो आगे का प्रोसेस हम लोग कर सकते हैं। तो मैं लिख रखा हूँ, ठीक है। साइमल्टेनियस इक्वेशन कोई नया इक्वेशन नहीं है, आप देख चुके हैं उस इक्वेशन को, क्योंकि ये नया वर्ड है आपके लिए, इसलिए आप इस वर्ड को आप कभी सुने नहीं हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इसको बनाए नहीं हैं। आप देख लीजिए, आपको 10th क्लास में एक क्वेश्चन आता था, 9x + 6y = 8, 6x - 10y = 5। तो ये इस इक्वेशन को हल करते थे। अगर आप हिंदी में बोले तो इसको कहते थे 2 चर वाले रैखिक समीकरण। सही बात है। या 3 वेरिएबल होता था तो हिंदी में बोलते थे 3 चर वाले रैखिक समीकरण। इसी तरीके से ये आपके पास इक्वेशन है, इसको कहते हैं, ये इस तरह के इक्वेशंस को यहाँ पर कहा जाता है साइमल्टेनियस इक्वेशन। इसका नाम होगा साइमल्टेनियस इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। ओके, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल x और y है, दोनों का वैल्यू निकालना है। इसमें साइमल्टेनियस इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल आप लिख सकते हैं। पूरा लाइन आप नोट कर लीजिएगा, 3 वेरिएबल। ठीक है, ये 3 वेरिएबल का हुआ और ये 2 वेरिएबल का हुआ। तो 3 वेरिएबल और 2 वेरिएबल आपके पास दिखा। क्या 4 वेरिएबल का भी होगा? तो हाँ, 4 वेरिएबल का भी होगा। क्या 5 वेरिएबल का होगा? तो हाँ, 5 वेरिएबल का होगा। ये अनंत वेरिएबल तक जा सकता है। ओके, तो यदि इक्वेशन ऐसा मिले, इस तरह का इक्वेशन लिखा हुआ मिले, तो हम लोग इस तरह के इक्वेशन को साइमल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं। तो अभी हमारे चैप्टर का सिर्फ ये वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ, व्हाट इज साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब दूसरा पार्ट हम लोग जा रहे हैं, उसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब आप सॉल्यूशन का मतलब इसका वैल्यू निकालना होगा। तो आप तो बहुत खुश हो रहे होंगे कि इसको वैल्यू, इसका आंसर निकालना कितना आसान है। ठीक है, नहीं सर, इसको ये बहुत सारा मेथड आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन और बहुत सारा मेथड आप पढ़े हैं। ठीक है, तो बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से हल नहीं करेंगे। ठीक है, 10th क्लास में ऐसा था जिससे हम लोग इसको हल कर लेते थे, बहुत सारे मेथड्स। लेकिन हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल मेथड, और ये न्यूमेरिकल मेथड इंजीनियरिंग में आपको पढ़ाया जा रहा है। इसका मतलब है इसका यूज़ इंडस्ट्री में होगा, आपके आगे चल के इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में होगा। तो इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, बहुत ज़्यादा। ऐसे नहीं कि आपको इसको पढ़ाया दिया जा रहा है और आप पढ़ ले रहे हैं और एग्ज़ाम पास कर जाएंगे, ये नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपको इसको सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ाया जाए। कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको पढ़ाया जाता है तो उसके पीछे, ठीक है, उसका कुछ एप्लीकेशंस होता है इंजीनियरिंग का। ठीक है, जिसको कि हमारे टीचर्स नहीं बताते हैं, या फिर टाइम की कमी की वजह से नहीं बताते हैं, या फिर नहीं जानते होंगे, मे भी ऐसा भी हो सकता है। तो नहीं, इसका हम लोग इंजीनियरिंग एप्लीकेशन सीखते हैं। और फर्स्ट वीडियो अगर हमारा देखेंगे तो उसमें बताया हुआ है कि इसका इंजीनियरिंग एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है। खैर, चलते हैं आगे, टॉपिक पे आते हैं। मैं बीच में हो सकता है 1-2 एप्लीकेशंस इसके बारे में बात करूँ। ठीक है, मैं आगे वीडियो कंटिन्यू देखते रहिएगा, छोड़िएगा नहीं। ठीक है, तो चलते हैं इस पे बात करते हैं कि ये इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाए। तो फिलहाल इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत, और अलग अलग मेथड सब लोगों ने दिया। बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, अगर काउंट किया जाए तो मेरे पास अभी कोई संख्या नहीं है कि कितने मेथड से बनाए गए होंगे। 10 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं।
ठीक है, बट सभी को पढ़ना एग्ज़ाम में जो आपके लिए सिलेबस में डाल दिया वो पढ़ना है, ठीक है। इसमें हम लोगों को सिलेबस में 4 मेथड से बोला गया है, मैं उस 4 मेथड को मेंशन कर रहा हूँ और वही 4 मेथड मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। लेकिन क्या 4 ही मेथड होते हैं? तो नहीं, 4 से बहुत ज़्यादा मेथड है, ठीक है। अगर आप NMCT की किताब उठाते हैं तो इसको बनाने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में दौड़ रहा है, क्या मैं 10 क्लास के मेथड से जो पढ़ा था उससे बना सकता हूँ? तो नहीं, वो जो मेथड आप पढ़े थे उसका नाम था एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और तीसरा मेथड था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो तीनों के तीनों मेथड यहाँ यूज़ नहीं होने वाला, इसलिए आप खुश नहीं होना है। इसको हल करने के लिए मैं आपको नाम लिख रहा हूँ, पहले जिस मेथड से आप लोग को पढ़ना है सिलेबस में वो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये काम आएगा, नोट्स कॉपी में नोट डाउन कीजिए। चलिए मैं बात करता हूँ इस पर। तो कुल मिला के हमारे पास 4 मेथड हैं। एक का नाम है गॉस एलिमिनेशन मेथड, दूसरे का नाम है गॉस जॉर्डन मेथड, तीसरे का नाम है गॉस जैकॉबी मेथड और चौथे का नाम है गॉस साइडल मेथड। तो आपके पास टोटल मिला के 4 मेथड मिलेंगे। चलिए, तो इन दोनों मेथड को, ठीक है, हम लोग किताबों में देखेंगे इटरेटिव मेथड भी कहा जाता है, इटरेटिव मेथड, ठीक है। यदि आपके इटरेटिव मेथड शब्द आ जाए इसमें तो आप इन्हीं 2 मेथड की बात करेंगे। खैर इसके बारे में तो आगे मैं चैप्टर पे आऊँगा तो मैं एक एक करके बताऊँगा क्यों इटरेटिव मेथड नाम दिया गया। फिलहाल इन चारों मेथड से हम लोगों को ये जो क्वेश्चन दिया जाएगा इसी को हल करना है, करेक्ट। तो हम लोग एक एक करके सारे मेथड को सीखने जा रहे हैं। तो मेरा पहला जो मेथड होगा उसका नाम है गॉस एलिमिनेशन मेथड। इसी पे बात करते हैं, यानी हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। इसका नाम होगा गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस एलिमिनेशन मेथड, इस पे बात करेंगे। यानी हमारा पूरा लेक्चर इसी पे जा रहा है। गॉस एलिमिनेशन मेथड होता क्या है सर? मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए और बोला जाए कि गॉस एलिमिनेशन से सॉल्व कीजिए तो हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, करेक्ट। तो पहले गॉस एलिमिनेशन में क्या होता है पहले वो थ्योरी जानेंगे, उसके बाद हम लोग इसका न्यूमेरिकल बनाएंगे तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलते हैं, इसका थ्योरी मैं लिख देता हूँ, उसके बाद मैं समझाऊंगा क्योंकि लिखते लिखते समझाने में थोड़ा वीडियो का टाइमिंग वेस्ट होता है। ये वीडियो लेक्चर है, लाइव क्लास तो है नहीं, इसलिए मैं पहले लिख दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं उसको समझाऊंगा आपको, तब तक आप नोट डाउन कर सकते हैं आगे। तो आगे का क्वेश्चन यही है कि हम लोग गॉस एलिमिनेशन मेथड क्या होता है और कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमारा अगला टॉपिक है। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, यदि कोई साइमल्टेनियस इक्वेशन है आपके पास, ठीक है, और इसको यदि गॉस एलिमिनेशन से सॉल्व करना है आपको, तो हमको इसमें अपर ट्रायंगुलर पोजीशन को 0 करना है। ये अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, अपर ट्रायंगुलर पोजीशन 0। सबसे पहला लाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अपर ट्रायंगुलर पोजीशन होता क्या है। पहले तो ये नहीं जानते हैं तो इसको पहले समझेंगे कि अपर ट्रायंगुलर पोजीशन किसको कहते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग पहले में एक इक्वेशन लिए और मैं इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे देख लीजिए। तो मैट्रिक्स आपको क्रेमर्स रूल के रूप बारे में समझाया गया होगा, उसी के रूप में लिख रहे हैं, या नहीं भी जानते तो मैं बता दूं, ये जो आपके पास कांस्टेंट होता है इसको लिखते हैं A1 B1 A2 B2, ठीक है। ऐसे मैट्रिक्स में डाल दिया इसको, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे x और ये 2 वेरिएबल y, क्योंकि इसको इससे गुना कीजिएगा, इसको इससे गुना कीजिएगा तो दोनों इक्वेशन आएगा इक्वल टू, इधर आपके पास C1 और C2 2 वैल्यू आ गया। ये हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन उठ रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपर ट्रायंगुलर पोजीशन 0? इसे कहते हैं अपर ट्रायंगुलर पोजीशन 0। अपर ट्रायंगुलर पोजीशन 0 क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो अपर ट्रायंगुलर पोजीशन 0 में क्या होता है, यदि आप डायगोनल खींचते हैं, डायगोनल आपने डायगोनल खींचा, प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, डायगोनल के नीचे वाला पोर्शन, ठीक है, नीचे वाला, ठीक से बोल रहा हूँ, डायगोनल के नीचे लिखा है अपर, कहाँ गया अपर, लेकिन अपर मतलब ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पर समझने के लिए बात है, मैट्रिक्स का एक नियम है, मैट्रिक्स का एक टर्म है, अपर ट्रायंगुलर का मतलब नीचे वाला। नीचे वाला जो पोर्शन होता है इसको आपको 0 कर देना है, ठीक। 0 कैसे करेंगे वो है, मेथड है, मैं बताऊंगा, बहुत सारे मेथड से इसको 0 किया जा सकता है। वो 0 कैसे किया जाता है मैं न्यूमेरिकल्स में बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल मैं इसको 0 कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा इसके लिए इंतजार करना होगा 0 कैसे करेंगे, लेकिन मान के चलिए मैंने 0 करने में कामयाब हो गया। बहुत सा रो और कॉलम का रूल है, रो और कॉलम से मैं इसको 0 कर दूंगा। तो 0 कर दूंगा तो क्या दिखेगा वो देखिए,
देखिए मैं पहले वाले लाइन को कुछ भी नहीं चेंज किया, A1 B1 रह गया, ठीक है। अब देखिए मैट्रिक्स रहेगा यहाँ पर फिर से x रहेगा और ये y रहेगा बराबर, यहाँ C1 रहेगा, यहाँ C2 रहेगा, यहाँ पर 0 कर दिया। अब सोचिए ये जब 0 हुआ तो इसका जो वैल्यू होगा सब में बंटवारा हुआ होगा, मतलब सबको कुछ ना कुछ वैल्यू मिला होगा, चेंज होगा, तो इसका मान B2 नहीं रह जाएगा, इसका मान E2 हो जाएगा। E2 मतलब कुछ भी, अरे संख्या है तो अभी संख्या रहता तो यहाँ पर 5 रहता तो 8 हो जाता, 10 रहता, उसको मान लिया E2, और यहाँ y, यहाँ C2 नहीं होगा, C2 मान चेंज हो जाएगा, P2 हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, मैं अपने मर्जी से ले लिया, ठीक है, ये मान मेरे मर्जी से लिया गया। देखिए तो ये 0 हो गया, अगर मेरा नीचे वाला पोजीशन 0 हो जाए, ठीक है, ये देखिए डायगोनल खींचा, नीचे वाला पोजीशन 0 हो जाए तो इसे गॉस एलिमिनेशन कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर पोजीशन 0 होना चाहिए। अब इससे मान कैसे निकलेगा सर, तो फिर से इसको गुना कीजिए, देखिए क्या निकलेगा, देखिए यहाँ से गुना कीजिएगा, इसको इससे गुना कीजिएगा तो होगा A1x प्लस B1y बराबर C1, इसको गुना कीजिएगा इसके साथ तो 0 प्लस E2y बराबर B2। अब सोचिए इससे y का मान निकल जाएगा, देखिए तो y का मान कैसे निकलेगा, P2/2 क्या निकलेगा, P2/2। अब इस y का मान यहाँ रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा, मैं निकाल नहीं रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग को सॉल्व करते समय इसका वैल्यू तो हम लोग निकालेंगे नहीं, यहाँ से हम लोग किसका मान निकालेंगे, ठीक है, y का वैल्यू मिल जाएगा हमें, ठीक है, और ये y का वैल्यू जो होगा इसमें पुट कीजिएगा तो x का वैल्यू मिल जाएगा। तो यही तो है गॉस एलिमिनेशन, बहुत आसान है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है सर आप 0 कैसे कर दिए, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना, ठीक है। 0 जो मैंने किया, इस 0 को मैं कैसे 0 किया, थोड़ा सा आप सस्पेंस में होंगे कि अपने मन से 0 कर कैसे दिए, तो इंतजार कीजिए, उसके लिए थोड़ा पेशेंस होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक ही बार में सारा सस्पेंस खुल जाए तो फिर फिल्म देखने में मज़ा नहीं आता है, तो यही बात है, ठीक है। तो आप यहाँ पर 0 कैसे किए, थोड़ा इंतजार कीजिए उसके, ठीक है। रो और कॉलम का रूल आपको मालूम होगा, डिटर्मिनेंट उसी से किए हैं, मैं उसका रूल बताऊंगा, बहुत आसान रूल बताऊंगा, इसलिए थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा। आइए मैं 3 वेरिएबल वाला सॉल्व करता हूँ, 2 वेरिएबल वाला तो क्वेश्चन बहुत आसान है, जल्दी बन जाएगा। 3 वेरिएबल वाला क्वेश्चन आता है, A1x प्लस B1y प्लस C1z बराबर D1, A2x प्लस B2y प्लस C2z बराबर D2, A3x प्लस B3y प्लस C3z बराबर D3। तो आपके पास ये इक्वेशन आ गया, अब इस इक्वेशन को, ठीक है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने में कैसे होगा आपके पास, ठीक है, देखिएगा इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, देखिएगा इसको पहले मैट्रिक्स में बदल दीजिए, क्या होगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 हो गया, और यहाँ लिखेंगे x y z, और यहाँ लिखेंगे, ठीक है, D1 D2 D3। तो इस तरीके से आपके पास ये वैल्यूज आ गया। अब आप सोचिए, ठीक है, इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, अपर ट्रायंगुलर पोजीशन 0। ये अपर ट्रायंगुलर पोजीशन 0 क्या होता है, यदि आप डायगोनल खींचते हैं, ये डायगोनल हो गया, तो डायगोनल के नीचे वाला सारा पोजीशन, डायगोनल के नीचे वाला जितने लोग हैं, ये वाला देखिए, इसी को कहते हैं ट्रायंगुलर, ये वाला सबको 0 कर देना, इसको इसको इसको। 0 कैसे होगा ये मैं बताऊंगा आपको, ये मेरा काम है, आप 0 कैसे किया जाता है मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ये 0 करना है। चलिए 0 करके दिखाते हैं हम आपको, देखिए यहाँ पर 0 हो गया, मान के समझ के चलिए हो गया, A1 B1 C1 ऐसे रहेगा, और ठीक है x y z, ठीक है, बराबर यहाँ लिखेंगे D1, ठीक है, D1 और छोड़ दीजिए, पाला तो कोई चेंज नहीं, यहाँ 0 होगा, यहाँ देखिए मैं 0 कर रहा हूँ, यहाँ 0 हो गया, ओके। जब यहाँ 0 होगा तो बाकी सब चेंज हो जाएगा, कुछ भी लिख सकते हैं आप, आपकी मर्जी, यहाँ लिख सकते हैं E2 P2 और यहाँ M2 कुछ भी ले लिया, और यहाँ लिखेंगे, देखिए 2 जगह 0 है, इस 2 जगह 0 कर रहा हूँ, यहाँ 0 और यहाँ 0, ठीक, 2 जगह 0 करूंगा, इन दोनों वैल्यू यहाँ पर जाएगा, अपने मन से ले लेते हैं E4 ZP4, ठीक है, इस तरीके से। तो अब आप बताइए, ये लास्ट वाली इक्वेशन से Z का मान निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा, Z का मान यहाँ रखेंगे, ठीक है, Z का मान रखेंगे इसमें, ठीक है, तो आपके पास देखिए मैं इसको इक्वेशन में लिख के दिखा रहा हूँ, कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे A1x प्लस B1y प्लस C1z बराबर D1, ए यहाँ देखिए 0 हो जाएगा, 0 से गुना करेंगे इसको तो 0 प्लस E2y प्लस P2
ठीक है, P2Z बराबर M2 और तीसरा हो गया 0 प्लस E4Z बराबर P4। अब आप सोचिए यहां से किसका मान निकल जाएगा, Z का। लास्ट वाले इक्वेशन से किसका, Z का। Z यहां रखिएगा तो इससे Y का मान निकल जाएगा। आपके पास दो मान आ चुका है, Y और Z यहां रखिएगा तो X का मान निकल जाएगा। यानी आपको एक कसम खाना है कि गॉस एलिमिनेशन किसे कहते हैं। गॉस एलिमिनेशन कहता है यदि कोई इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन है तो उसमें आप डायगोनल खींचिए पहले, और डायगोनल के नीचे वाले पोर्शन में जो भी कंटेंट होगा सबको जीरो कर देना है। यदि आप जीरो करने में कामयाब हो जाते हैं, ठीक है, तो उसे गॉस एलिमिनेशन कहेंगे और उसे हल निकाल के वैल्यू निकाल देना है, उसे गॉस एलिमिनेशन कहेंगे। यदि आप जीरो करने में कामयाब नहीं हो पाते हैं तो इसका मतलब आप प्रॉब्लम है। एक स्टूडेंट बोला सर आंसर ही तो निकालना है, किसी भी तरीके से निकाल देते हैं, ऊपर जीरो कर देते हैं या इधर उधर जीरो कर देते हैं, आपको आंसर से ना मतलब है, गलत हो जाएगा क्योंकि सभी का मेथड अलग अलग है। ठीक है, अब आपको मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर ये आपको रांची जाने के लिए कहा जाए, ठीक है, बहुत सारा तरीका है रांची जाने का, करेक्ट। अब आपको मैं बोलूँगा नहीं ट्रेन से ही जाना है तो आप बोलेगा ट्रेन से क्या सर, रांची पहुँचने से ना मतलब है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जिस मेथड से कहा गया उसी मेथड से बनाना है और उसका जो रूल है उसी को अप्लाई करना है, ये बात मेरा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर गॉस एलिमिनेशन कहा गया है, एलिमिनेशन में डायगोनल के नीचे वाले पोजीशन को जीरो कर देना है, करेक्ट। ठीक है, तो आप जीरो करने में कामयाब हो गए, लेकिन सर फिर से वही सस्पेंस कि जीरो कर कैसे दिए। ठीक है, जाते जाते इस वीडियो के अंत में यही बोलूँगा, ये सस्पेंस बना रहेगा, ठीक है, और ये नेक्स्ट वीडियो के लिए सस्पेंस है आपका। ध्यान ये रखना है कि अगला वीडियो का इंतजार कीजिए कि वीडियो नंबर 2 हम भेजेंगे और आप तैयार रहेंगे कि सर क्या ऐसा जादू करेंगे कि यहाँ जीरो हो जाए। तो उस जादू का इंतज़ार आपको करना है, ठीक है, कि मैं वो ऐसा कौन सा एकदम इजी तरीका बताऊंगा ताकि आपको कोई स्ट्रेस नहीं हो और जीरो भी हो जाए। तो उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। ये मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो था जिसमें मैंने आज आपको इंट्रोडक्शन के रूप में बताया सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है, करेक्ट। चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, दूसरा वीडियो का इंतजार कीजिए। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, थैंक यू।